इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम स्वस्थ जीवन शैली बनाए से प्रारंभ करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ है कि ऐसे तरीके अपनाना, ढंग अपनाना कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सबसे पहले यहाँ पर है संतुलित आहार लीजिए जिसमें प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज सम्मिलित हों। सबसे पहले क्या है भी संतुलित आहार। दूसरा है प्रसंस्कृत वसायुक्त अथवा शर्करा युक्त खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन से बचिए। इसमें यहाँ पर हमने वसायुक्त, शर्करायुक्त और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं और पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है बाहर खेलकर, टहलकर, दौड़कर, साइकिल चलाकर या व्यायाम करके शरीर को रूप से सक्रिय रहिए। क्या भी शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। और तीसरा है यहाँ पर स्क्रीन टाइम को सीमित कीजिए, क्योंकि मोबाइल का अधिक चलाना, टीवी का अधिक देखना, लैपटॉप का अधिक चलाना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे अगला है अपने शरीर और मस्तिष्क को विश्राम देने और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लीजिए। क्या है भी हमने नींद जो हमारी पर्याप्त होनी चाहिए। नियमित रूप से योग अथवा सरल श्वास व्यायाम जैसे प्राणायाम कीजिए। इसके बाद में प्राणायाम हानिकारक पदार्थों जैसे तंबाकू, मद्य और मादक पदार्थों को ना कहिए। इस तरह से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के ये तरीके हैं। सबसे पहले संतुलित आहार। नंबर 2 क्या है वसायुक्त और शर्करायुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 3 शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। नंबर 4 स्क्रीन टाइम को सीमित करना चाहिए। नंबर 5 पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नंबर 6 प्राणायाम करना चाहिए। नंबर 7 हानिकारक पदार्थों को ना कहें। हानिकारक पदार्थ हैं जैसे तंबाकू, मद्य और मादक पदार्थ हैं, इनके सेवन से बचना चाहिए। इससे आगे पर्यावरण को स्वच्छ रखें। पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखें, यहाँ पर है क्रियाकलाप 3.3। आइए तुलना करें। चित्र 3.3 क और चित्र 3.3 ख देखिए। यहाँ पर ये 2 चित्र दिखाए गए हैं। इसमें एक ये पार्क दिखाया गया है और यहाँ पर एक दूसरा पार्क दिखाया गया है। इस पार्क में, पहले पार्क में, क पार्क में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और दूसरा जो पार्क है इसमें यहाँ पर ये कचरा जो है बिखरा हुआ है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि पार्क है जो स्वच्छ है और पार्क है जो है स्वच्छ नहीं है। हम में से अधिकांश चित्र क में दर्शाए गए स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुंदर दिखने वाले खेल के मैदान में खेलना पसंद करेंगे। तो इसमें खेलने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। चित्र 3.3 ख का खेल का मैदान प्रदूषित, गंदा, अस्वच्छ और मक्खी मच्छरों से भरा हुआ है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोग बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इससे आगे है अच्छी आदतें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ हमें स्वयं को एवं अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें स्वयं को भी और अपने आसपास के वातावरण को जो है स्वच्छ रखना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले है हमारा
आसपास का वातावरण है जो है स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए। क्या आपको कभी धुएं अथवा धूल वाली जगह पर श्वास लेने में कठिनाई हुई है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वच्छ वायु एवं जल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है भी? स्वच्छ वायु और जल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शहरों में वाहनों एवं कारखानों से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण खांसी एवं अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें यह प्रश्न बन जाता है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, वायु प्रदूषण के कारण खांसी अथवा अस्थमा जैसी बीमारियां। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें यह बताने में सहायता करता है कि वायु कितनी स्वच्छ है। AQI हमारी क्या सहायता करता है कि वायु कितनी स्वच्छ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि AQI हमारी क्या सहायता करता है। हम उत्तर लिखेंगे AQI यह बताने में हमारी सहायता करता है कि वायु कितनी स्वच्छ है। तो AQI की फुल फॉर्म क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य केवल शरीर तक ही सीमित न हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य जो है केवल हमारे शरीर तक ही सीमित ना हो, इसमें हमारी भावनाएं और पारस्परिक संबंध भी महत्वपूर्ण है। हमारी भावनाएं हैं और पारस्परिक संबंध हैं, ये भी इसमें महत्व रखते हैं। यदि हम अच्छा भोजन करने और स्वच्छ स्थान पर रहने के पश्चात भी अकेले या उदास हैं तो हम अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। इसमें क्या कहता है अभी? अकेला रहना और उदास रहना, ये दोनों हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मित्रों और परिवार के साथ समय व्यतीत करना, बातचीत करना, हंसना और मनोरंजन करना हमारे मन को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप है, इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए, और दूसरा कहता है कि हमें समाज में रहना चाहिए। हमें अकेले रहेंगे या उदास रहेंगे तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मित्रों और परिवार के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसना मनोरंजन करना चाहिए। इससे आगे है, हम कैसे जानें कि हम अस्वस्थ हैं। इस बात का हम कैसे पता लगाएं कि हम अस्वस्थ हैं। हमारा शरीर सामान्यतः हमें स्वस्थ रहने के लिए एक निश्चित प्रकार से कार्य करता है। जब हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ हमारे शरीर के भीतर कुछ सुचारू रूप से कार्य नहीं करना है। मान लीजिए हम अस्वस्थ हैं तो इस बात का पता क्या चलेगा कि हम सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसा उसे करना चाहिए। कुछ लक्षण जैसे दर्द, थकान, चक्कर आना और संकेत देते हैं। ज्वर के दाने, उच्च रक्तचाप या शोथ हो सकते हैं जो यह इंगित कर सकते हैं। तो इसमें ज्वर, दाने, उच्च रक्तचाप या सूजन, तो इसमें यहाँ ये लक्षण दिखाए गए हैं। कौन से हैं? एक तो है दर्द, थकान और चक्कर आना। तो ये प्रश्न बन जाता है कि ज्वर, दाने और उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? दर्द, थकान, चक्कर आना आदि, जो यह इंगित करते हैं कि हम अस्वस्थ हैं। लक्षण वह होता है जिसे हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण वह होता है शारीरिक लक्षण जिसको हम अनुभव करते हैं। दर्द जबकि संकेत यह होता है कि जो देखा या मापा जा सकता है। जैसे ज्वर के समय शरीर का तापमान बढ़ जाना, ये लक्षण या संकेत चिकित्सकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि हमें क्या समस्या हो सकती है। रोगों के कारण और प्रकार क्या हैं?
रोगों के कारण और प्रकार। रोग वह स्थिति है जो शरीर या मन के सामान्य कार्यों को प्रभावित करता है। तो रोग किसे कहते हैं? रोग में हमारा शरीर और मन जो है अस्वस्थ हो जाता है, इससे हमारे सामान्य कार्य जो है प्रभावित होते हैं। यह तब होता है जब एक या अधिक अंग या अधिक अंग प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं। तो इसमें रोग के क्या लक्षण हैं? एक या अधिक अंग या अंग प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं। कुछ रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट अथवा प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है भी रोग किस कारण होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट अथवा प्रोटोजोआ। और क्या भी है? एक कोशिकीय जीव हैं। कौन से जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। रोग उत्पन्न करने वाले इन जीवाणुओं को रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। अन्य रोग कुपोषण अथवा अस्वस्थ जीवन शैली के कारण हो सकते हैं। क्या है भी? कुपोषण के कारण भी जो है रोग हो सकते हैं, अस्वस्थ जीवन शैली के कारण भी रोग हो सकते हैं। कुछ रोग अल्पकालिक होते हैं जबकि अन्य दीर्घकालिक। तो इसमें यहाँ पर समय अवधि के अनुसार रोग कितने प्रकार के होते हैं? हम लिखेंगे 2 प्रकार के। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 अल्पकालिक, दूसरा क्या है? दीर्घकालिक। और उनमें नियमित चिकित्सा या देखभाल की आवश्यकता होती है। जो रोग दीर्घकालिक होते हैं या अल्पकालिक होते हैं, इन दोनों में चिकित्सा या देखभाल की आवश्यकता होती है। रोगों को उनके कारण और संचरण के माध्यम के आधार पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। तो इसमें यहाँ पर रोगों को संचरण के माध्यम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भी? 2 भागों में। नंबर 1 असंचरणीय रोग, दूसरा क्या है? संचरणीय रोग। संचरणीय रोग, कुछ रोग जैसे कैंसर, मधुमेह। असंचरणीय रोग, असंचरणीय रोग कुछ रोग जैसे कैंसर, मधुमेह या अस्थमा, दमा रोगजनकों के कारण नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये सामान्यतः जीवन शैली, आहार एवं पर्यावरण से जुड़े होते हैं। और संचरणीय रोग हैं रोगाणुओं के कारण होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? प्रश्न है। रोगाणुओं के कारण होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकते हैं। संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण हो सकते हैं। संचरणीय रोगों के उदाहरण क्या है? टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चेचक और कोविड-19। ये क्या है? संचरणीय रोग है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है रोग संचरण के सामान्य तरीके। रोग संचरण के सामान्य तरीके। तो इसमें यहाँ पर ये संक्रमित व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। प्रत्यक्ष संपर्क है, जैसे हाथ मिलाने से रोग का फैलना। दूसरा क्या है? वायु, जब ये संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है तो इस सांस के द्वारा रोगाणु जो है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। और आगे है कपड़े, जैसे ये संक्रमित व्यक्ति है जो कपड़े पहनता है, यदि इन्हीं कपड़ों को ये व्यक्ति पहनता है तो इसके रोगाणु जो इसके शरीर में चले जाते हैं। और जल के द्वारा या बर्तनों के द्वारा, भोजन के माध्यम से, मच्छर अथवा कीटों के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो है रोग के रोगाणु जो है चले जाते हैं। तो इस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। क्या है? रोग संचरण के सामान्य तरीके। रोग संचरण के सामान्य तरीके। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में मधुमेह, हृदय रोग एवं कैंसर जैसे संचरणीय रोग अधिक सामान्य हो गए हैं। क्या है भी? पिछले कुछ सालों से मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर, ये क्या है? असंचरणीय रोग हैं।
इनकी जो संख्या है रोगियों की बढ़ती जा रही है। जो इन रोगों से ग्रस्त रोगी हैं इनकी संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। इसका कारण लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन है, जैसे अधिक प्रसंस्कृत भोजन ग्रहण करना, व्यायाम कम करना और जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। जीवन प्रत्याशा यानी जीवन में आशा से अधिक इच्छाएं बढ़ाना, व्यायाम करना और फास्ट फूड का प्रयोग करना आदि। वर्तमान समय में भारत में अधिकांश मृत्यु असंचरणीय रोगों के कारण होती है। प्रश्न है, वर्तमान समय में अधिकांश मृत्यु किसके कारण होती है? असंचरणीय रोगों के कारण। इन दोनों प्रकार के रोगों के बीच अंतर को समझने में से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि रोग कैसे संचरित होते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।